हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड एंगल सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सॉलिड एंगल का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि इट इज एंगल सबटेंडेड बाय 3 और मोर प्लेन्स एट देयर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, और एंगल एट द वर्टेक्स ऑफ अ कोन इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। जैसे बात करें बच्चों, देखो दिस इज अ कोन, है ना। तो इस कोन के वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ना, इसके वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है एक हमारा 3D एंगल है, ठीक है। जैसे हमारा अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे, वहां पे हमारा प्लेन एंगल बनता है ना। और हमारा प्लेन एंगल होता है L/R। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D एंगल, है ना। बट बात करें अगर हम सॉलिड एंगल की, तो ये होता है हमारा बच्चों एक 3D एंगल, ठीक है। और जैसे इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, इसका होता है एस्टेरेडियन, ठीक है। और जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को, थीटा इज इक्वल टू L/R, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं डी ओमेगा इज इक्वल टू ds/r²। ये जो है, जैसे हम लोग प्लेन एंगल को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी जो सिंबल हम लोग सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा डी ओमेगा है, मतलब कि हम लोग बहुत ही छोटा रेडियस, छोटा सरफेस एरिया जो होगा वो काफी स्मॉल एंगल सबटेंड करेगा, इसलिए मैंने डी ओमेगा लिया है। आपको पता है डी ओमेगा मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ओमेगा, है ना। ds/r², ds क्या है, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो एरिया लिया हुआ है, ये एक, जैसे मान लो इसी का मैंने कोशिश किया है 2D फिगर बनाने का, है ना। तो ये वाला जो इसका एरिया है, इसको मैंने पूरे को ds लिया है, और यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज डी ओमेगा। ऑल राइट। तो या कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हमारा यहाँ पे तो काफी सिंपल है कि ये जो है हमारा इस तरीके से आउटवर्ड है ना। और हमारा जो है रेडियली आउटवर्ड है एरिया पे। कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो कि इसकी जो एरिया है जो हम ds ले रहे हैं, है ना, उस पे अगर वो हमारा जो है एरिया वेक्टर यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड है। तो अब आपको थोड़ा सा एरिया वेक्टर एक नया टर्म है, तो पहले मैं आपको एरिया वेक्टर डिफाइन कर देता हूँ। देखो बच्चों, एरिया तो वैसे हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, हम लोग बहुत पहले से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया L/B। कभी कभी जब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, मैग्नीट्यूड तो आता है आपको, सर्कल होगा तो πr² कर लेंगे, स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर कर लेंगे, रेक्टेंगल होगा तो L/B कर लेंगे। लेकिन डायरेक्शन की जहां बात आती है बच्चों, डायरेक्शन के लिए देखो मैंने आप लिखा हुआ है, डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया एंड आउटवर्ड। सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और आउटवर्ड होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, तो इस पे परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, मतलब ऐसे, ठीक है ना। ये सरफेस हो गया, तो ये ऐसा, ठीक है। इस पे परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। ऑल राइट। तो बच्चों, ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एरिया जो है वो रेडियली आउटवर्ड नहीं होता। जैसे इसके केस में रेडियली आउटवर्ड है, इसके केस में रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर दूं कुछ कि, है ना, कि हमारा ये रेडियली आउटवर्ड ना रहे। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ से इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से इतना काट के निकाल दिया। तो अब जो एरिया बनेगा, अभी तक तो जो हमारा एरिया था वो कंप्लीटली ऐसा था, है ना, लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। इस ये वाला पोर्शन मैंने काट के निकाल दिया, है ना। यहाँ से मान लो ये वाला चीज जो है मैंने काट के इतना निकाल दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो इसका जो अगर मैं इसको फिर से कवर करूं, जैसे अभी मैं इसको कवर करूं, तो जो इसका कवर आएगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, है ना। वो हमारा जो रेडियस है उसमें परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। तो एरिया वेक्टर जो है हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको ये वाला पोर्शन काट के फिर हमारा जो इसका कवर आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसका एरिया वेक्टर जो है ऐसा एंगल बनाएगा, है ना। तो हमारा जो है देयर विल बी एन एंगल बिटवीन रेडियस एंड द एरिया वेक्टर। देखो ds वेक्टर ये हो गया, और हमारा ये वाला हो गया है, इसके साथ हमारा क्या बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो वैसे केस में हम लोग जो है डी ओमेगा जब डिफाइन करेंगे, तो हम लोग ds के साथ cos अल्फा ऐड करेंगे। फायदा क्या होगा cos अल्फा ऐड करने से, जब हम cos, देखो ये है ds वेक्टर, मतलब ये एरिया हो गया, ये उसका एरिया वेक्टर हो गया। जब हम लोग ds cos अल्फा लेंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। मतलब क्या होगा कि हमें एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड मिल गया। अगर इसका ये कंपोनेंट ले लेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड मिल गया, ठीक है। तो हमारा जो ज्यादा जनरल बात करें अगर हम लोग कि जनरल फॉर्मूला सॉलिड एंगल की, तो दिस इज जनरल फॉर्मूला ds cos अल्फा अपॉन r²। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, इसको नोट कर लो, लिख लो इसको, ठीक है। हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है,
चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं इसमें। जैसे बच्चों अगर मान लो कि आपको ऐसा हो कि एक सॉलिड स्फीयर है, वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो देखो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो देखो सॉलिड स्फीयर की, या फिर कोई भी स्फीयर लो, सॉलिड हो हॉलो हो कोई हो, ठीक है, तो उसकी जो एरिया होगी हमेशा क्या होती है, सरफेस एरिया, रेडियली, और स्मॉल स्मॉल एरिया देख लो आप, है ना, जो भी है क्या है वो सारा हमारा रेडियस से, है ना, आउटवर्ड है ना, देख लो सारा हमारा जो है आउटवर्ड है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है हमारा, एरिया वेक्टर, वो रेडियस के साथ हमेशा 0 डिग्री के एंगल बनाएगा, सरफेस एरिया वेक्टर रेडियस के साथ, है ना। तो हमारा यहाँ पे कॉस अल्फा, अल्फा क्या हो गया 0, कॉस अल्फा हो गया हमारा 1। तो अगर हम बात करें ओमेगा की, तो ओमेगा हमारा क्या होता है S/R², जैसे डी ओमेगा हमारा क्या था DS/R²। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो अब हमारा ओमेगा देखो, सरफेस एरिया टोटल क्या होता है 4πr², है ना, अगर इसकी r रेडियस है तो, और ये फिर हमारा कितना हो गया, ठीक है ना, 4π एस्टेरेडियन। तो बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक सॉलिड एंगल की, दैट इज 4π एस्टेरेडियन। और अगर हम बात करें मैक्सिमम एंगल फॉर प्लेन, ठीक है, तो प्लेन एंगल के लिए तो आपको पता है ये 2π होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा मैक्सिमम जो है सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4π, ठीक है, क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर है हमारा यहाँ पे। ओके, अगर हम बच्चों बात करें कि यही स्फेयर एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए कितना एंगल बनाएगा, तो ये देख लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक आउटसाइड पॉइंट हो गया, ये हो गया यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ तक तो चलो ये बढ़ रहा है, हमने जब मैंने सेमी सर्कल बना दिया, तो अभी मैं इससे छोटा करूंगा फिर क्या होगा देखो, या फिर यहां तक रखो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊं तो फिर देखो, यहाँ पे मान लो पॉइंट, अगर मैं इसको पूरा क्लोज कर दूं तब, जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके आया, और छोटा हो गया ना, अगर मैं पूरा क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे क्या एंगल बन जाएगा बताओ, 0 डिग्री, 0 एस्टेरेडियन, डिग्री नहीं लिखेंगे, है ना, 0 एस्टेरेडियन हो जाएगा हमारा। तो आपने देखा शुरू में क्या हुआ, बढ़ रहा था, यहां तक बढ़ा, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ पे, यहाँ से आपने कोई पॉइंट ले लिया दो, यहाँ आपने देखा एक्सटीरियर पॉइंट पे, यहाँ पे ऐसा था, ये लिया आपने, थोड़ा बढ़ गया, कहां तक बढ़ा, सेमी सर्कल था जब तक वहां तक, यहां से देखेंगे आप मैक्सिमम था, आप अब यहां से देखोगे तो क्या हो गया, छोटा होता चला गया, है ना, और फाइनली जो है हमारा इट सीज टू बी 0, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, है ना, फॉर एनी, फॉर अ क्लोज सरफेस, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां, सॉलिड एंगल at an outside point by a closed surface is 0, है ना, सॉलिड एंगल एट एन आउटसाइड पॉइंट सबटेंडेड बाय लिख दो तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी, सबटेंडेड बाय a closed surface, subtended by a closed surface is 0, है ना। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लो, है ना, सॉलिड एंगल एट एन आउटसाइड पॉइंट सबटेंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस इज 0, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए।
ओके, अभी जो है हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो वही मैं आपको अगर एग्जांपल लूं ऐसा, ठीक है। तो ये कितना सॉलिड एंगल यहां पे बना रहा होगा अगर ये वाली लाइन जो है इस पे थीटा एंगल बना रही है। मतलब क्या है कि मैंने जो है यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और एक लाइन यहां से ड्रॉ किया इसके वर्टेक्स से, जो इस लाइन को है ना मिड पॉइंट पे मिले। मतलब कि जो है आपको कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया है ना, ये लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया है ना, और इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना वो, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है। मतलब ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसकी रिलेशन क्या होगी थीटा के साथ। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको ये थीटा एंगल दिया हुआ है और आपको कोई कहे कि बताओ सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा इस सरफेस की वजह से, तो आप क्या आंसर करोगे, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या आंसर करेंगे उसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे कि ये जो है हमारा आर हो गया है ना, दिस इज आर, ठीक है। इसको आप कुछ भी ले लो, इसको आप ले लो एल ले लो, और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे आप एक एलिमेंट ले लो एक्स रेडियस का। ये मान लो ये हमारा जो है ना सर्कुलर सरफेस है, तो एक्स रेडियस का हमने एक एलिमेंट लिया डीएक्स विड्थ का, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अब डेफिनेशन से चले सॉलिड एंगल का, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस, डी एस क्या हो गया यहाँ पे 2 पाई एक्स डी एक्स, बोलो होगा ना। इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स, और इसकी विड्थ कितनी है dx, तो 2 पाई एक्स dx, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस x और r को थीटा के रेस्पेक्ट में कुछ लिखें। तो यहाँ पे बच्चों जो मैंने जो एलिमेंट लिया है वो मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ से फाई एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमारा आप देखो ये L है ना, तो कितना हो गया बताओ। आर जो है हमारा वो भी कांस्टेंट ही, एल भी हमारा कांस्टेंट है, एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, फाई जो है वो हमारा वेरिएबल है। तो आप देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं tan फाई अगर लिखूं तो tan फाई क्या आएगा एक्स बाई एल। तो यहां से एक्स क्या आएगा एल tan फाई। देखो दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा एल सेक स्क्वायर फाई है ना, फाई के रेस्पेक्ट में करता हूं तो एल सेक स्क्वायर फाई dx बाई डी फाई है ना। तो यहां से हमारा dx क्या आ गया l सेक स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू dx, ठीक है। l सेक स्क्वायर फाई डी फाई इज इक्वल टू हमारा ये dx आ गया, ठीक है। ऑलराइट, अभी आप देखो एक चीज और कि अगर मैं इस r को भी l के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, ठीक है। जैसे यहां पे ये तो हमारा r क्या है फाइनल है ना, ये हमारा r जो है वो हमारा फाइनल है, ठीक है। तो अभी जो है आप इसको r डैश ले लो, r डैश, तो r डैश क्या होगा बताओ cos फाई इज इक्वल टू l बाई r डैश, राइट। तो यहां पे भी हम लोग जो है
हम लोग आर डैश ही लिख लेते हैं। तो यहां पे हमारा फिर बताओ आर डैश क्या आ जाएगा, एल अपॉन कॉस फाई, यानी आर डैश इज इक्वल टू एल सेक फाई। बताओ कोई प्रॉब्लम? अब ये वैल्यूज हम लोग यहां पुट करते हैं, तो बताइए क्या आएगा, 2 पाई एक्स डी एक्स, एक्स की जगह में क्या लिख दूं, एल टैन फाई, है ना, ठीक है। और dx की जगह पे मैं क्या लिखूं बताओ, तो एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। ये हो गया हमारा x, ये हो गया dx, और नीचे में क्या लिखूं मैं, आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर क्या हो गया, एल स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब बच्चों एक चीज आप यहां पर देख लो, इसकी जो एरिया होगी वो क्या होगी, इसकी जो बच्चों एरिया होगी वो हमारी ऐसी होगी, है ना, ठीक है। और ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हमारा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये देखो, ये वाला हमने एंगल लिया है फाई, तो ये वाला भी एंगल हमारा फाई होना चाहिए, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला भी हमारा फाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बच्चों हम लोगों ने जो लिखा है ds बाई आर स्क्वायर, उस ds के साथ हमारा cos फाई भी आएगा। cos फाई क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो ds है वो रेडियली आउटवर्ड नहीं है, और जब रेडियली आउटवर्ड नहीं होता है तो हम लोग डी ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हैं ds cos अल्फा, और यहाँ पे अल्फा फाई है तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में cos फाई, यहाँ पे भी cos फाई, और यहाँ पे भी, यहाँ पे मत लिखो, ये तो फॉर्मूला लिखा है आपने, यहाँ पे लिख लो cos फाई, ठीक है ना। अब आप देख लो, तो यहाँ पे हमारा जो डी ओमेगा हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, tan फाई इंटू कॉस फाई, क्या बचेगा, सेक फाई बने, सॉरी साइन फाई बचेगा ना, तो ये हमारा कितना हो गया 2 पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो एल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, tan फाई इंटू कॉस फाई बस बचा हुआ है, तो ये हमारा हम लोगों ने देखा कि हो गया हमारा कितना, साइन फाई, ठीक है। tan फाई साइन फाई अपॉन cos फाई से cos फाई कैंसिल आउट, तो d ओमेगा जो है बच्चों वो हो गया हमारा tan फाई और sin फाई, ठीक है, 2 पाई इंटू साइन फाई। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, अगर हम इस फाई को 0 से लेके थीटा तक वेरी करा दें तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा, तो करा दो फिर उसको कहां से कहां तक, 0 से लेके थीटा तक, ठीक है ना। अब जो है बच्चों इसको आप इंटीग्रेट करते हैं अगर, है ना, तो ये डी ओमेगा हमारा है, इंटीग्रेट होके बन गया ओमेगा, ठीक है, और ये हमारा 2 पाई आ गया बाहर, और साइन फाई का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों कितना, माइनस कॉस फाई, अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0, है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये वाला चीज जो है इसको मैं बता देता हूं। अब आप देख लो बच्चों क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई है ना। पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है, कितना हो गया ये 2 पाई माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 1 होता है, यानी कितना 1 माइनस कॉस थीटा, यानी बच्चों हमारा रिलेशन क्या आ गया, ओमेगा और थीटा में, ओमेगा और थीटा में हमारा बच्चों ये रिलेशन आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर हमारा बात करें, अगर हम लोग जैसे, चलो पहले तो मैं इसको मिटा देता हूं, आपने यहां तक नोट कर लिया होगा, आप ये देखो कि अगर ऐसा है हमारा, जैसे मान लो थीटा एंगल 0 हो जाए, मतलब कोई है ही नहीं, मतलब इसका ये एरिया ही 0 हो जाए, है ना, मतलब थीटा 0 मतलब क्या, एरिया 0 हो जाए, तो कोई सॉलिड एंगल नहीं बनेगा,
और अगर हम जो है अगर पूरा इसको जैसे थीटा हमारा ये था ना, अगर हम जीरो पे लेके आए तो ये कोई एरिया बचेगा ही नहीं, तो हमारा सॉलिड एंगल भी जीरो होगा। अगर हम इस थीटा को ये ऐसे कर दें, ऐसा, है ना, तब क्या होगा, देखो ये इधर भी होगा और नीचे भी, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2D में देखें तो सर्कल, और अगर हमारा 3D में देखें तो एक स्फेयर बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा कौन सा आपने एक्सप्लेन किया इसको ना, थीटा की वैल्यू होगी हमारी कितनी, पाई, और 1 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है -1, 1 माइनस ऑफ -1 यानी कितना 2, और ओमेगा क्या हो गया हमारा 4 पाई। तो आपने क्या देखा, क्लोज फिगर के लिए हमारा 4 पाई आ गया ना मैक्सिमम, ठीक है। तो जैसे हमारा आपने देखा कि थीटा हमारा पाई हुआ, थीटा जब हमारा पाई हुआ तो ये हमारा हो गया 4 पाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये रिलेशन होता है बच्चों सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में। प्लेन एंगल आप याद रखिएगा ये वाला है ना, ये वाला होता है, ठीक है ना, एंगुलर बाइसेक्टर के साथ जो हमारा ये आर बना रहा है, इसको आप याद रखिएगा। और आपने देखा यहाँ पे कैसे हमने ds cos अल्फा लिया, क्योंकि हमारा जो एरिया वेक्टर था वो रेडियली आउटवर्ड नहीं था, वो रेडियस के साथ, एरिया वेक्टर जो है रेडियस के साथ 0 डिग्री एंगल नहीं बना रहा था, बल्कि हमारा कुछ ना कुछ डिफरेंट एंगल बना रहा था, ठीक है। एंगुलर बाइसेक्टर के साथ जो है हमारा वो 0 डिग्री एंगल एरिया वेक्टर नहीं बना रहा था। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा सॉलिड एंगल के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वापस हम लोग फिजिक्स में पहुंचते हैं, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बताइए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम बच्चों डेफिनेशन लिखे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area in unit time, ठीक है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम। जैसे अगर हम इसको मैथ्स के टर्म में लिखें बच्चों, तो हमारा जो डी फाई होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको बच्चों आप वाटर फ्लो के साथ समझ सकते हो, जैसे वाटर फ्लो, अगर हम लोग वाटर फ्लक्स की बात करें तो वाटर फ्लक्स जो है हमारा वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है। जैसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, या फिर वाटर पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम। तो अगर आप देखें बच्चों, तो जैसे मान लो कि हमारा एक ऐसा पाइप है, ठीक है, और यहां से आप वाटर फ्लो करा रहे हैं, वाटर की जो वेलोसिटी है वो है मान लो v, ठीक है, ठीक है, और एरिया वेक्टर है हमारा इसका जो है ds वेक्टर। तो इससे पर सेकंड कितना वाटर फ्लो होगा, पर सेकंड कितना वाटर फ्लो होगा, पर सेकंड वाटर फ्लो मतलब क्या, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये यहाँ पे जो कैपिटल भी है ये हमारा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो कितना हो जाएगा बताओ, ये एरिया है ds, है ना, तो ds और लेंथ ले लीजिए आप l, l बाई टी। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ds इंटू एल बाई टी, हमारा ये l बाई टी जो है वो भी आ जाएगा। तो हमारा जो वाटर का अगर फ्लक्स की बात करें तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा क्या, v वेक्टर, v ds लिखो पहले, तो v ds, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाला है, डॉट प्रोडक्ट बच्चों मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि कभी कभी जो ये हमारा एरिया है वो ऐसा नहीं है। मान लो अगर हमारा एरिया ऐसा है तो जैसे ये वाला आगे हो गया और ये हमारा ऐसा एरिया है, फिर क्या करोगे बोलो। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर तो हमारा ऐसा हो गया, तो पहले हम लोग इसका ये वाला एरिया वेक्टर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ, कॉस अल्फा, अगर ये अल्फा है तो कॉस अल्फा, तो हमारा डॉट में क्या आ जाएगा, ये ई डी एस कॉस अल्फा। इसीलिए बच्चों मैंने यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको वाटर के साथ समझ सकते हैं। तो वैसा ही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओके। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट
ds वेक्टर ये होता है हमारा फ्लक्स। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो है फ्लक्स पे अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो सबसे पहले देखो आप, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक क्यूब है, ठीक है, ऐसा एक क्यूब बनाया हुआ है। और यहाँ इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो दी हुई है हमारी कितनी, मान लो ऐसे दी हुई है आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप। आपसे पूछा गया कि बताइए क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू। तो क्या करना है आपको, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर करना है। और साथ ही आपको ये भी दिया हुआ है कि जो क्यूब है ना उसका साइड लेंथ जो है बच्चों वो दिया हुआ है आपको 2 मीटर, ऐसा मान लो। और ये हमारा न्यूटन पर कूलम में है। कैसे निकालेंगे आप देखो, तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, तो जो जो भी हमारा जेड कैप में है उसके लॉन्ग तो ऐसे ही 0 हो गया। तो अब टोटल कितने फेसेस होंगे बताओ, टोटल इसके फेसेस होंगे कितने, 6, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें जो है सबसे पहले तो एक ये वाला एरिया हो गया, है ना, ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया इसका एरिया वेक्टर, अगर इसकी एरिया वेक्टर की बात करें, है ना, जैसे ये मान लो कि हमारा क्यूब जो है ना इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली एरिया वेक्टर कितनी होगी बताओ, 2 मीटर है तो 4 आई कैप। इसकी एरिया वेक्टर इसकी क्या हो गई, रेडियली आउटवर्ड मतलब इस डायरेक्शन में, -4 आई कैप। अगर हम बात करें इस वाले की ऊपर की ओर, है ना, कितनी बताइए, 4j कैप। इसकी कितनी हो गई, -4j कैप, ठीक है। इसकी ये वाला जो ऐसे जो आउटवर्ड है ये हमारा 4k कैप और इसकी -4k कैप, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हमारा जो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यानी आई कैप प्लस 2j कैप, है ना, डॉट एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले अगर आप इसका निकालेंगे तो 4 आई कैप, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 है और इसके साथ तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका हो गया बच्चों कितना, 4, ठीक है। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना इसकी यूनिट ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली इसका कितना हो गया, -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। इसका कितना हो गया, तो ये -4 है +2 यानी -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका कितना हो गया बताओ, तो 2j कैप इंटू 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो आप देखो इसके इस फेस की वजह से -4, इस फेस से +4, ठीक है, नीचे वाले फेस से हमारा -8 और इससे हमारा +8, ठीक है ना। तो अगर नेट देखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, और अगर किसी एक फेस से पूछा गया तो हमने एक एक फेस का भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर हमें करना था। यहाँ पे हमने जैसे कि डायरेक्टली एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि उस एरिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे हमारा एरिया जो था वो कांस्टेंट है ना, उस थ्रू आउट द एरिया के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो कांस्टेंट थी। ये दिया हुआ था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे उस पूरे रीजन में जो था वो आई कैप प्लस 2j कैप का था, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ और प्रॉब्लम्स अगर हम लोग करें तो आप देख लो, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि इस पूरे रीजन में, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप ऐसा ले लो कि एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे आप मान लो ऐसा एक सर्कुलर सरफेस रखा हुआ है, ठीक है, इसके सामने ऐसे ऐसे इस प्लेन में यहाँ पॉइंट चार्ज है, इस प्लेन में एक सर्कुलर सरफेस रखा हुआ है। आपसे पूछा गया कि बताइए टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू
दिस सरफेस एरिया कितना होगा। तो कैसे निकालोगे आप बताओ। और आपको एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है कि ये वाली जो एंगल है दैट इज थीटा, है ना, एंगुलर बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालोगे बच्चों आप लोग देखो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे, है ना, ये एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस दी हुई है आपको x, और ये रेडियस ले लो आप r, इसकी टोटल रेडियस जो है वो r दी हुई है, ठीक है ना। तो अभी आप क्या करेंगे सबसे पहले तो कि x डिस्टेंस पे यहाँ पे आप x का एक रेडियस, एक x रेडियस का एक सर्कुलर एलिमेंट ले लेंगे और विड्थ ले लेंगे बच्चों आप dx, ठीक है ना। अब आप निकालिए ये डी फाई। तो यहाँ पे बच्चों डी फाई क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पे ई वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये बताओ मुझे। तो यहाँ पे बच्चों जो ई वेक्टर है वो हो जाएगा के क्यू बाई, देखो यहां से यहां तक x है, ओके, ये इसको मैंने x लिया है, नहीं इसको x मत लो, तुमने x रेडियस यहाँ पे ले लो ना, इसको आप l ले लो, ठीक है, x रेडियस लिया ना हमने, तो इसको x लो, इसको l लो। तो ये हमारा कितना होगा बताओ, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है बताओ, ये है आर, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा, कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें डी फाई में तो हमें क्या मिल जाएगा, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। तो अगर हम लोग पुट करें यहाँ पे तो बताओ कितना मिलेगा। तो इसको मैं अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डी फाई मिलेगा, और उसकी वैल्यू होगी के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। ये जो हमने एलिमेंट लिया है बच्चों, उसकी एरिया क्या हो जाएगी, 2 पाई x dx, है ना। ds हमारी क्या होगी, ds होगी हमारी 2 पाई x dx। इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अभी मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, कहां से कहां तक बताओ, 0 से r तक कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। चलो करेंगे बाद में, रुको अभी देखो, इसको ऐसे इंटीग्रेट होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लो। तो क्या क्या कांस्टेंट है, के बार कांस्टेंट है, इसको लिख लो, क्या लिखोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू को भी ले लो बाहर। 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। अंदर क्या बच गया आपका, एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने ई वेक्टर और डी वेक्टर किया है, तो ई तो लिख दिया मैंने, dx तो लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन cos थीटा भी आएगा ना साथ में, तो cos थीटा भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो टोटल थीटा ये है, ये मान लो हमारा फाई है, ठीक है ना। तो cos फाई क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos फाई, और cos फाई क्या होगा देखो, ये है ना, क्योंकि आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी ऐसे, ये होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी ना, आर के अलोंग होती है ना, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होगी इस तरीके से, है ना। और एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों वो होगा ऐसा, ठीक है। अब ये देख लो, ये वाला फाई है तो ये भी हमारा फाई ही होगा ना, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करूंगा, कॉस फाई लिखूंगा और कॉस फाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू पुट करूं तो कॉस फाई क्या होगा बताओ बच्चों, कॉस फाई हो जाएगा मेरा यहाँ पे कितना, L अपॉन दिस, है ना। ये कितना हो गया L, ठीक है, ये हो गया हमारा L अपॉन दिस, तो इनटू L, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना H। तो H हमारा क्या है, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 1/2। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। अगर आप बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दें इसमें
तो ये आपका क्या बन जाएगा बताओ, डी फाई जो आपका आया वो आ गया क्यू इंटू टू पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्या बच गया क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक्स, एल भी तो कांस्टेंट है, एल को ही बाहर ले लो, एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके आर तक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं और यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो हमारा अब जो फाई आ गया वो कितना आ गया, फाई आ गया बच्चों क्यू एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एक्स डी एक्स अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं बच्चों, तो यहाँ क्या किया मैंने, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया टी, ठीक है, और मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना 1, इसको टी स्क्वायर मानो, है ना, एल स्क्वायर प्लस एक्स को टी स्क्वायर मानो, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 2x dx बाई डी टी और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया हमारा टी के रेस्पेक्ट में 2t, तो ये हमारा 2x dx क्या आ गया 2t dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी x dx इज इक्वल टू t dt, x dx इज इक्वल टू t dt, यहाँ पे लिखो आप, ये कितना हो गया हमारा t dt, x dx इज इक्वल टू t dt, और नीचे में देखो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना था, कितना माना था आपने, टी स्क्वायर माना था ना, तो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर का होल 3/2, टी स्क्वायर का होल 3/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया हमारा टी का क्यूब, अब टी का क्यूब अगर हम इसको कैंसिल करें तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, पूरा टी का स्क्वायर बच जाएगा। तो बच्चों हमारा जो फाई आया दैट इज क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी का स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t, डी टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t, और टी क्या है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये कहां से कहां तक वेरी करेगा बच्चों बताओ, हमारा एक्स इसमें वेरिएबल है ना, एक्स का वेरिएबल कहां से कहां तक, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक, और इससे हम लोग एक बार एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे आर, और एक बार हम लोग पुट करेंगे 0, तो चलिए करते हैं इसको। अब बच्चों में वापस से इसको मिटा के, है ना, ऊपर लिखता हूं, तो देखिए फाई क्या आ गया हमारा क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, पहले तो आर पुट करेंगे, तो -1/√अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, माइनस ऑफ -1, है ना, रूट अंडर एल का स्क्वायर, ठीक है, आप देख लो फिर फाई क्या आ गया क्यू एल बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया बताओ, एल स्क्वायर, है ना, हमारा ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो 1/l -1/रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप इस एल को अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एल अंदर गया हमारा 1 हो गया, ये 1 माइनस एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल रूट, ठीक है, तो ये हमारा एक तो फाई का बच्चों, इससे हमारा आंसर एक तो ये आ चुका है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो आप, तो आप ये देखो एल अपॉन रूट अंडर, देखो ये हो गया एल, और ये क्या हो गया रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो रिजल्ट कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा,
ये देखो आपका, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में भी आपका डेरिवेशन हो गया और रेडियस के टर्म में भी, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन में होगा थीटा के रेस्पेक्ट में ऑप्शन में है तो आप ये लगा देना, अगर एल के और आर के टर्म में हो तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग निकालते हैं बच्चों फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना। और एंगल लेना ना भूलें, ठीक है ना, अगर रेडियली आउटवर्ड नहीं है तो। अगर cos जीरो है तो चलो ठीक है 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा cos जीरो 1 नहीं था, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में जो cos टर्म आता है उसको लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ देख लो आप। बच्चों ये क्या होता है, electric flux passing through a certain area is 1 by epsilon naught times q enclosed by any surface, ठीक है ना। मतलब flux through any surface is equal to 1 by epsilon naught times of the charge enclosed by that surface, ठीक है ना। तो phi is equal to q in q inside upon epsilon naught, ठीक है ना। ओके, अब देखो हमारा ये phi क्या होता है, तो ये phi होता है बच्चों हमारा e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। वैल्यू क्या होती है इसकी, q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है हमारा बच्चों गॉस लॉ, ठीक है ना। ओके, तो अभी अगर हमें किसी भी तरह का फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना है, Q इनसाइड, उस सरफेस के अंदर जितना इनसाइड, उस सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपका जो है फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगर बच्चों हम लोग बात करें इसके प्रूफ की, किसके प्रूफ की, गॉस लॉ के प्रूफ की, कूलम लॉ से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, ऐसे मान लो कि ये हमारा एक सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ अंदर में चार्ज हो गए, ठीक है, मान लो ये क्यू चार्ज है ना। बाहर में कुछ चार्ज ले लो, चलो ये आप बाहर में कुछ चार्ज ले लो, चलो क्यू डैश ले लो। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी फाई इज इक्वल टू, या फिर फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे बच्चों अगर जैसे मान लो यहाँ पे ले लो आप, ठीक है, यहाँ पे कोई आपने आर डिस्टेंस पे क्या किया, आपने एक पॉइंट ले लिया, है ना, एक पॉइंट एलिमेंट ले लिया आपने, पॉइंट एलिमेंट जिसकी एरिया है ds, ठीक है। तो इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो वो हमारी इस तरीके से है, और इस पे जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो हमारा ऐसा है, ये है ds वेक्टर, ये है हमारा ds वेक्टर और ये है हमारा e वेक्टर। दोनों के बीच की एंगल हो गई हमारी फाई, ठीक है ना। तब हम e वेक्टर की यहाँ अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, k, इसको पूरा आप ऐसे लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, q, यहां से यहां तक r ले लो, r का स्क्वायर इंटू ds, है ना, इंटू cos फाई, ठीक है। ओके, जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर ले लीजिए, तो कांस्टेंट आप ले लो बाहर, तो क्या हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां अंदर क्या बच गया, ds cos फाई अपॉन r स्क्वायर। ये पता है ना आपको किसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है बताओ, डी ओमेगा का। तो क्या हो गया हमारा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये तो हो गया बच्चों हमारा Q की वजह से, किसकी वजह से, Q की वजह से। अगर साथ में आप Q डैश को भी लिखना चाहते हो
तो क्यू डैश का भी फील्ड लिख लो, चलो क्यू डैश का, है ना। तो क्यू डैश अगर बात करें हम लोग बच्चों, तो यहां से ले लो आर डैश, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं उसको भी लिखते चलता हूँ। अगर मैं उसको भी लिखूं बच्चों तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, के क्यू डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, है ना, डीएस। और कुछ भी लिख लो, इसका लिख लो अल्फा, लिख लो कॉस अल्फा, लिख लो डीएस कॉस अल्फा। तो साथ में यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस के क्यू डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर, है ना, के क्यू डैश यहाँ पे कितना आ गया अंदर में, डी कॉस अल्फा अपॉन आर डैश का स्क्वायर। अब ये क्या है, डी ओमेगा, ये है हमारा डी ओमेगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या, ये पूरा क्लोज सरफेस है ना, तो यहां से लेके यहां तक करेंगे, और क्लोज सरफेस कितना एंगल बनाता है, 4 पाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटू 4 पाई, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, के क्यू डैश, और ये क्या हो गया, ये भी हमारा डी ओमेगा, लेकिन ये आउटसाइड पॉइंट से है। तो आउटसाइड पॉइंट से जो हमारा आउटसाइड पॉइंट का जो हमारा सॉलिड एंगल होता है क्लोज सरफेस पे, ये क्लोज सरफेस है ना, तो क्लोज सरफेस पे कितना है, 0 है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हम लोग आउटसाइड पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। फ्लक्स में जो है उसका हमारा जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम फ्लक्स जब कैलकुलेट कर रहे हैं एक आउटसाइड पॉइंट की वजह से, तो उसमें उसका कोई भी यूज नहीं है, वो हमारा क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा फाई आ गया, कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे Q जो है वो क्या था, अंदर वाला चार्ज था, बस बाहर वाले का तो 0 हो गया ना, तो मैं यहाँ पे Q इनसाइड लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 5 प्रूफ हो गया, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। 5 इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब जो है आपको यहाँ पे ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लक्स हमने निकाला वो इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज दोनों को लेके निकाला, लेकिन हमारा रोल कौन प्ले किया, बस क्यू इनक्लोज। हमारा आउट क्लोज जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको, जब मैं थोड़ा सा और जो मैंने दूसरा वाला इसके नीचे लिख रखा था गॉस लॉ का फॉर्म, कि ये वाला, कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों हमारा, ये ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ऑलराइट। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली इनसाइड चार्जेस, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा गॉस लॉ। फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान हो गया हमारा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी देखो जो हमने वो जो प्रॉब्लम किया था बच्चों, आप कितना सिंपली हम कर सकते हैं उसको। ये हमारा थीटा एंगल बना रहा था यहाँ पे, है ना, ठीक है। देखो अगर बच्चों ये पूरा यहाँ पे Q चार्ज रख दिया, यहाँ पे हमने Q चार्ज रख दिया, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ था ना पिछले क्वेश्चन में, और इसको मैंने क्या किया, एक पूरा अगर ये क्लोज सरफेस होता, अगर ये पूरा हमारा एक क्लोज्ड सरफेस होता, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होता, सॉलिड एंगल 4 पाई, ठीक है ना, 4 पाई। और फ्लक्स कितनी हो जाती, फ्लक्स हमारी कितनी हो जाती बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होता तो क्या होता, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे सॉलिड एंगल की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा,
तो अगर हम वो वैल्यू पुट करें तो कितना होगा, फॉर सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो। इसको 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई से देखो 2, ये आया था ना हमारा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो बच्चों, यही आया था, नहीं आया था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आया था ना। तो क्या किया हमने, हमने मान लिया कि अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा होता और इसके पूरा क्लोज सरफेस होता तो इस सरफेस से हमारा टोटल फ्लक्स कितना पास होता। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके इनसाइड कितना चार्ज है, क्यू है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमारा पूरा क्लोज सरफेस है मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 4 पाई। तो अगर 4 पाई एंगल है तो ये है फ्लक्स। अगर 1 होता तो इतना 1 होता हमारा तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता तो इसको मैंने 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया हमारा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कितना सिंपल हो गया, हमें उतना इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ा ना, सिंपली हमारा निकल गया। चलिए और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं गॉस लॉ पे बच्चों। मान लो कि आपका एक क्यूब है और इसके सेंटर पे, है ना, इसके सेंटर पे, ठीक है, बॉडी सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया और पूछा बताइए इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, इस पूरे क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ। तो यहाँ पे क्यूब क्या हो गया, एक क्लोज्ड सरफेस, क्यूब हो गया ना आपका एक क्लोज्ड सरफेस। तो क्यूब अगर आपका एक क्लोज्ड सरफेस हो गया तो उससे हमारा फ्लक्स कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपन एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यू कितना है, चार्ज क्यू इनसाइड कितना, क्यू है, आंसर हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट। अगर 5 क्यू होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 5 क्यू। अगर मान लो 5 क्यूब अंदर है और 6 क्यूब बाहर है और 5 क्यूब अंदर है, अब क्या आंसर करते हैं, 11 क्यूब एप्सिलॉन नॉट, नहीं, बाहर वाले चार्ज से मतलब ही नहीं हमें, 5 क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले चार्ज का हम लोग इधर कोई इंपैक्ट है ही नहीं, ठीक है, गुड, ओके। तो यहां पर मैंने जब बॉडी सेंटर पर रखा तो ये हाल था। अगर बच्चों मैं इस क्यूब के यहां पर रख दूं, फेस सेंटर पर रखूं, तब क्यूब है हमारा, अगर मैंने क्यूब के फेस सेंटर पर रखा, फिर अगर मैंने फेस सेंटर पर रखा तो ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर वाला जो यहां पे रखा है मैंने इस सरफेस के बीच में रखा है, तो आधा पोर्शन तो क्लोज्ड में है लेकिन हाफ पोर्शन जो है वो क्लोज में नहीं है। अगर मैं क्या करूं, इधर से भी एक क्यूब ला के लगा दूं तो क्या हो गया, अब ये हमारा जो चार्ज है वो दो क्यूब के बीच में आ गया, है ना, तो अब क्लोज हो गया, तो दो क्यूब के बीच में आ गया तो हमारा फिर फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाई, एक क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि हाफ वाला फ्लक्स जा रहा है एक में और हाफ वाला जा रहा है दूसरे में, है ना। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है बच्चों, कि ये एक सरफेस हो गया, यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है ना, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो देखो सारे की सारी तो इससे जाएंगी नहीं, कुछ इससे निकल जाएंगी, कुछ इससे निकल जाएंगी, कुछ इससे निकल जाएंगी। अगर बच्चों यही हमारा सारा इससे सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी से निकलती तो हमारा फ्लक्स क्या होता, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि इस केस में हो रहा है। जैसे मान लो हमारा एक स्फेयर हो गया और स्फेयर के एक सेंटर पर रखा है क्यू चार्ज, तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो क्या होगा हमारा, इस सरफेस से ही निकलेंगे। कोई ऐसा तो पोर्शन है, कोई ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है नहीं जो इस सरफेस को बिना क्रॉस किए निकल जाए। तो सरफेस अगर हमारा क्या है, क्लोज हो गया, क्यूब के अगर सेंटर पर रखा तो जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को निकलना होगा वो सारे क्यूब पर रखते हो, तो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्यूब से पास करेंगी और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे क्यूब से पास करेंगी। तो हमारा उस केस में जिस क्यूब से हमें पूछा गया था, हमें तो दूसरा क्यूब तो हमने खुद ने जूम किया ना, दूसरा क्यूब तो हमें दिया हुआ नहीं था, वो तो हमने दिमाग लगाया कि अगर हम एक और क्यूब लाके यहाँ पे रख दें तो अब हमारा ये जो है पूरा कवर हो गया चार्ज, ठीक है ना। तो जितना इस क्यूब से उतना ही इस क्यूब से, ठीक है। तो हमारा एक क्यूब से कितना फ्लक्स हो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बच्चों अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पे रख दूं, अगर मतलब एक क्यूब के कॉर्नर पे, आप बताइए
इलेक्ट्रिक फ्लक्स? बोलो। कॉर्नर पर रख दिया तो सबसे पहले तो हम जैसे कि कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि ये जो हमारा क्यूब है वो पूरा सेंटर पे आ जाए और कवर हो जाए, क्लोज सरफेस से कवर्ड हो जाए। तो क्लोज सरफेस से एक कॉर्नर पे रखा हुआ है, इसको हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि ये पूरा हमारा क्लोज सरफेस के एक बीच में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे बॉडी डायगोनल पे, सॉरी बॉडी सेंटर पे था, वैसा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बॉडी सेंटर पे लाने के लिए इस पे एक क्यूब ऊपर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब उसके ऊपर, मतलब इस क्यूब के अलावा अगर हम लोग 7 क्यूब और रख दें, जैसे मान लो यहाँ पे है एक क्यूब का सेंटर ये, एक क्यूब इस साइड, ठीक है, एक क्यूब जो इस क्यूब जो हमारा क्यूब है ना, उसके इस सेंटर पे है, आगे वाले सेंटर पे नहीं, पीछे वाले सेंटर पे। तो एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, एक क्यूब यहाँ पे, कितना हो गया, एक तो पहले से ही था यहाँ पे, 2 3 4। तो क्या हो गया, इस क्यूब का इस नीचे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारे इस उस उन सबको ये 4 क्यूब कवर कर लेंगे। लेकिन ऊपर ऊपर तो नहीं कवर कर पाएंगे ना, तो हम ऊपर भी और 4 रख दिया हमने। तो अब क्या हो गया, ये आ गया सेंटर पे, ये हो गया हमारा बच्चों सेंटर पे, ठीक है ना। तो इसके लिए कितने क्यूब लगे, 8 क्यूब। लेकिन हमसे पूछा किससे, एक क्यूब से बताइए फ्लक्स कितना होगा। तो हमारा 8 क्यूब से है ना, 8 क्यूब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए ना हमने क्या किया, इसको कोशिश क्या किए, एक ऐसा हम लोग किए हमारा जो है चार्ज वो बीच में आ जाए, ठीक है, क्लोज सरफेस के बीच में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ही इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा चार्ज है वो क्लोज सरफेस के बीच में आएगा, तभी हमारा जो फ्लक्स है ना, वो है जो हमारा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा। एक चीज बता देता हूँ बच्चों आपको, जैसे कि मैं क्लोज सरफेस बार बार कह रहा हूँ, क्लोज सरफेस इसलिए कहते हैं कि हमारा, ताकि चार्ज जो है हमारा है ना, चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई है वो किसी दूसरे सरफेस से ना जाए, क्लोज हो जाएगा तो सारे उसी सरफेस से पास करेगा, है ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो फ्लक्स होता है ना उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। उसके इंटीग्रेशन में ये डाल देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारा डी फाई था, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है ना, इंटीग्रेट किया तो हम ये वाला इंटीग्रेशन डालेंगे, फाई हमारा क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ऐसा इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो क्लोज सरफेस हमारा स्फेयर हो सकता है, या फिर एक क्यूब का भी अगर हम सेंटर पर रखे तो क्लोज सरफेस हो गया। ठीक है, अगर हम उसके फेस पे रखे या फिर कॉर्नर पर रखे तो क्लोज सरफेस नहीं हुआ, हमने उसको क्या किया, सॉल्व करने के लिए क्लोज सरफेस पहले बनाया। जैसे एक हमारा सिलेंडर भी हो सकता है, लेकिन आप उसको उसका यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसका टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट दोनों जो उसका जो ओपनिंग है उसको आपने क्लोज कर दिया है। ठीक है, और आपका स्फेयर तो हो ही गया, क्यूब भी हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हेमिस्फेयर का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, वो तो हमारा वहां से ओपन है, अगर आपने वहां पे रख दिया कोई चार्ज, मान लो आपने हेमिस्फेयर के सरफेस पे रख दिया, जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपने क्या किया है कि सेंटर पे हेमिस्फेयर है, ठीक है, उसके सेंटर पे आपने चार्ज रखा हुआ है, बताइए उस हेमिस्फेयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना होगा। अगर हम उसके ऊपर एक और हेमिस्फेयर रख दे तो पूरा हेमिस्फेयर बन जाएगा, सॉरी सॉलिड एक स्फेयर बन जाएगा। स्फेयर बन गया तो अब जो हमारा वो सरफेस जो चार्ज है वो क्लोज सरफेस में के अंदर आ गया है ना। तो अभी जो है हमारा उससे इन दोनों को मिला के, मतलब ऊपर वाला हेमिस्फेयर और नीचे वाला हेमिस्फेयर दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी दैट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों हम लोग इसी तरीके का। जैसे मान लो कॉर्नर वाला तो हमने कर लिया ना, अब उसी में बच्चों ऐसा होगा कि मान लीजिए आप कि इसके कॉर्नर पे, इस वाले कॉर्नर पे रखा गया है, ठीक है ना, ये वाला कॉर्नर ले लो, इस वाले कॉर्नर पे चार्ज रखा गया है Q, और आपसे पूछा गया कि इस वाले सरफेस से
और इस वाले सरफेस से, इन दोनों से कितना होगा फ्लक्स? क्या दोनों से सेम होगा? अगर सेम होगा तो कितना होगा, और अगर अनइक्वल होगा तो कितना कितना होगा? तो बच्चों इससे हो जाएगा 0 और इससे कितना हो जाएगा? देखो आप, अब आप सोच रहे होगे कि 6 फेसेज है ना, पूरे क्यूब से हमारा जो है फ्लक्स है दैट इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेसेज से कितना हो जाएगा हमारा? क्यू बाई 48, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप समझो इस चीज को। आ, देखो बच्चों, होता क्या है कि ये क्या हो गया, इसके एडजेसेंट हो गया ना, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ना, वो इस एरिया के पैरेलल होंगी, मतलब एरिया वेक्टर पे परपेंडिकुलर होंगी। मतलब फील्ड लाइंस जो है वो इस एरिया को क्रॉस नहीं करेंगी, इस एरिया से पास नहीं करेंगी, इस तरीके से होंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मैं इसको आपको समझाऊं किसी क्यूब के थ्रू, तो जैसे मेरे पास क्यूब, जैसे अगर बच्चों ये देख लो, ये आपका एक क्यूब हो गया है ना, तो यहां पे अगर एक रखा गया है चार्ज, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, तो ये तीनों यहाँ पे चार्ज रखा गया है, तो ये और ये तीनों इसके एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो यहां से जो मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो ऐसी होंगी, इससे ऐसे। ठीक है, मतलब कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, है ना। सेम इसके साथ भी और सेम इसके साथ भी। तो इन तीनों फेसेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी 0, और बाकी जो तीन फेसेस हो गए, मतलब कौन से, ये वाले, ये पीछे वाला और नीचे वाला, इनसे पास होंगे। तो जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट जो हमारा ये पास हो रहा है ना बच्चों, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये 3 फेसेस से नहीं बल्कि 6 फेसेस से ही हो रहा है। तो हमारा 1 फेसेस से कितना हो जाएगा? 1 फेस से हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट, और वो फेस होंगे ये वाला, है ना। मतलब कि देखो ये नीचे वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया, और एक जो इस साइड है ना, मतलब ये दोनों और एक नीचे वाला। ठीक है, इन तीनों फेसेस से ही पास होंगे, और हमारा आंसर होगा क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों ध्यान रखना है कि जब भी हम क्यू एप्सिलॉन नॉट लगाएं, तो हमारा जो सरफेस है वो क्लोज होना चाहिए, और ये चीज भी आप याद रखिएगा, है ना, कि इंटीग्रेशन के साथ आप ये चीज आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना। तो ये होता है बच्चों हमारा गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो क्लोज्ड सरफेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों गॉसियन सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो अगली क्लास में हम लोग गॉसियन सरफेस थोड़े से और प्रॉब्लम करेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें हमें बहुत यूज है गॉसियन सरफेस का। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।